इंसान या तो धर्म से खाना खा ले या तो कमा के खाना खा ले। राम को लाए हैं, क्या उनकी उतनी औकात है कि वो राम को लेके आ जाएंगे? ये शब्द उन्होंने बोल कैसे दिया? वो राम को लेके आएंगे? एक पोस्टर जारी हुआ था ना चुनाव से पहले। बहुत गलत शब्द है कि मैं राम को लेके आऊँ। भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम राम को लेके आओगे? मैं तो मुंह पे कहता हूँ, आपका कोई लेवल नहीं है कि आप राम को लेके आओगे, आपका बोलने का हक ही नहीं है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कृपया करके ना करें। अब कह रहे हैं कि काशी मथुरा बाकी, क्या ये प्रयोग करेंगे नेक्स्ट चुनाव में? कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस बार वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी खतरे में है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार ये शायद काम करेंगे। देखते हैं। मंगलसूत्र बचा रहे हैं महिलाओं का। कह रहे भैंस ले जाएगी, मंगलसूत्र ले जाएगी। इनकी बात बिल्कुल एंटरटेनमेंट अच्छा करते हैं। मोदी जी बोलते हैं तो कोई नहीं सुनता, पहली बात, ठीक है ना। मोदी को बोलने का ढंग ही नहीं है। मैं सीधी मन बात की कहता बात हूँ। करते हैं वो तो कोई मन की बात नहीं रेडियो करते। पर। वो किसी से 10 मिनट बात भी नहीं कर पाते, किसी दूसरे राजनेता से जो बाहर इंटरव्यू दिए हैं चैनल पर, 80 इंटरव्यू। इतना दम नहीं है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने एक करेक्ट इंटरव्यू नहीं दिया है। एक सामने सामने जो रियल रिपोर्टर से इंटरव्यू दिया। अरे पूरी मीडिया बिकी हुई है, किसको नहीं पता ये बात? पूरी गोदी मीडिया है, उनमें कोई दम नहीं है किसी को इंटरव्यू देने का। एकदम नकली फर्जी आदमी हो। मैं हिंदू हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे घर में 3 घंटे पूजा होती है रोज, ठीक है। मैं इस बात को साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैं एंटी हिंदू तो बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मोदी जी है, क्या वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री? हमारे देश में कौन कौन रहता है भाई? 4-5 धर्म के लोग रहते हैं। क्यों सेकुलर देश है, क्यों वो सबके लिए नहीं बोलते कुछ? क्यों सिर्फ वो हिंदू जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है सिर्फ उधर जाके वो अटेंड कर रहे हैं और बाकी? और एक बात बताओ, अकेले कोई क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा है? इससे पहले अक्षरधाम का इनॉग्रेशन हुआ था, उसमें APJ अब्दुल कलाम गए थे, देश का प्रेसिडेंट गया था। राम राज्य है। तो ऐसे नहीं होता है। हिंदू राष्ट्र जो बनना था वो बन चुका है। अब आप ये कह रहे हो कि राम राज्य बनाना है, देखो ये चीज़ नहीं है। और सिर्फ राम मंदिर के नाम पे आप वोट मांगोगे तो वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अयोध्या में हार गई बीजेपी इस बार तो। अयोध्या में हाँ हारी है, काफ़ी कम सीट्स मिली है। फैजाबाद आई थिंक उस एरिया में अगर हम बात करें काफ़ी कम सीट्स मिली है। बुलडोजर चलाना वहाँ पे। लोग कह रहे हैं कि हमारे घर तोड़ दिए, हमने वोट नहीं दिए बीजेपी को। हाँ, क्यों देंगे भाई? किसी के लिए इंसान का घर इंपॉर्टेंट है, मंदिर इंपॉर्टेंट है? अभी के टाइम में 8 लाख पोस्ट वैकेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में। वाई? क्यों वैकेंट है? क्यों आप बैंक में जा रहे हो, आपको दुनिया भर की लाइन में लगना पड़ रहा है? क्यों रेलवे में इतने कर्मचारियों की ज़रूरत है पर वैकेंसीज नहीं आ रही है? नहीं, ट्रेन तो आ गई है वंदे भारत। अरे सर ट्रेन आ गई ना वंदे भारत में, वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। वैकेंसीज जो बच्चे रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं इस समय एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाह रहा हूँ। 8 लाख पोस्ट वैकेंट है एस्पिरेंट्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, पर पोस्ट नहीं आ रही है। नहीं, हमारे मोदी साहब हमें क्या कहते हैं कि पकोड़े बेचो, बाहर जो पकोड़े बेच रहे हैं। अब एक बात बताओ, जो बच्चा BTech करके बैठा है, जो BCom ऑनर्स करके बैठा है, जो MBA कर रहे हैं, वो पकोड़े बेचेंगे? उसने इसलिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है? नहीं, मैं इतना जानना चाहता हूँ। आप एक बात बताओ, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो मैंने देखा सिर्फ मोदी जी वहाँ पे थे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं मिस्टर अविनाश। अविनाश पेशे से टीचर हैं और 11वीं 12वीं के बच्चों को ट्यूशन देते हैं। इस साल जो मेरा पक्ष था वो कांग्रेस की तरफ था। मैं चाहता था कि कांग्रेस की सरकार आए, पर किसी कारणवश कहीं ना कहीं जो टक्कर हुई है बहुत ज़्यादा कांटे की हुई है। अगर आप सीट्स का अंतर देखोगे तो दोनों तरफ वैसे 60 सीटों का अंतर है, ठीक है, अराउंड 60 सीटों का अंतर है इंडिया अलायंस और NDA अलायंस में। बट स्टिल मैं ऐसा मानता हूँ ना कि अगर आप देखो, मैं इस समय थोड़ी कमियां गिनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी की तरफ हूँ। बट स्टिल जो अभी रूल कर रही है पार्टी, मैं चाहता हूँ कि उसकी कमी हमें पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या कमी है। अभी अगर मैं बात करता हूँ, जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनमें से मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, हालांकि मैं प्रिपेयर भी कर रहा हूँ। और मैं शाम 4 बजे के बाद मेरी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। मैं 11th-12th को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। तो इकोनॉमिक लेवल पे अगर आप देखो, अभी जो हमारी GDP है, GDP अराउंड चल रही है 3.5 ट्रिलियन की, ठीक है। हमें वादा किया था 2019 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, जो पूरा नहीं हुआ। अभी जब 2024 का बजट लाया गया तो उसमें ये वादा किया गया कि 2029 से पहले हमारे जो GDP नहीं, ये जो अगला ईयर जो बजट आएगा तब तक हमारी GDP आएगी 6 ट्रिलियन इकोनॉमी की। तो पॉसिबल नहीं है। वो पिछला वादा अपना भूल रहे हैं, वो अभी का वादा पूरा नहीं कर पा रहे। मोदी सरकार में हर घर पर झंडा टांगा गया, जय श्री राम का, घर घर तिरंगे पहुंचाए थे। राष्ट्रभक्ति की बात करती है मोदी सरकार तो, और योगी सरकार। हाँ तो ठीक है, उनका एजेंडा यही है, हिंदू हिंदू करके वोट खींचना, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है ना। मैं चाहता था, जरूरी नहीं है आदमी के लिए। देखो धर्म ज़रूरी है, लेकिन धर्म के नाम पे लड़ाई करवा देना, ज़बरदस्ती मतभेद करा देना, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ, मैं सीधी बात कहता हूँ, आज हम हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर रहे हो। अभी आप हम ये कहते हैं कि मुस्लिमों ने हम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है, ऐसी ऐसी दिक्कत है। कल हो के आप मुस्लिम को वो कर दोगे,
बाहर कर दोगे, और कल हो क्या आप हिंदू हिंदू में लड़ोगे, कल हो के छोटी कास्ट का आदमी लड़ेगा बड़ी कास्ट से, अरे इन्होंने हमें पहले बहुत अत्याचार किया है, अब इन पे कार्रवाई हो, अब कास्ट में आप फिर लड़ने लग जाओगे फिर। तो बात है ऐसे मतलब। ऐसे अगर हम रिलीजन और कास्ट के ऊपर लड़ने लगे फिर तो आप लड़ते रह जाओगे, कब तक चलेगी सारी चीज़ें। तो मैं ऐसा नहीं मानता। देखो इंसान, लेकिन मोदी सरकार ने सर बड़े परिवर्तन किए हैं देश में, आमूल चूल परिवर्तन किए हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म कर दी, आतंकवाद खत्म कर दिया लगभग, और 370 धारा टाइप 35 से हटाया उन्होंने। और क्या चाहिए आप जैसे युवाओं को? देखो कुछ चीज़ों के लिए मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, ठीक है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम किया है, हमारी रोड्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। अगर आप भी बढ़ा है ना। टोल बढ़ा है, लेकिन ठीक है दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। आप बताओ 2013 से पहले क्या काम हो रहा था? नहीं हो रहा था ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे। रोड वगैरह हमारी उतनी बढ़िया नहीं महंगाई थी। भी तो वही है फिर। महंगाई हुई है, ये यही देखो, मोदी गवर्नमेंट से ना दो दिक्कतें हटा दो ना, फिर तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई। मैंने 2013 में हमारी एक शॉप हुआ करती थी रिटेल की, और हमने दूध बेचा है 36 रुपये लीटर, ठीक है, अमूल का फुल क्रीम मिल्क, अभी के टाइम में वो 72 रुपीज़ पर लीटर। अब दूध का रेट डबल हो गया है, लेकिन एक जो मजदूर 2013 में 500 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहा था, वो आज भी 500 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहा है। ऐसा क्यों? तो ये दिक्कत डॉलर है। कितना महंगा हो गया। डॉलर काफ़ी महंगा हो गया, इस समय 85 रुपीज़ समथिंग का एक जब डॉलर मोदी है। जी आए थे 2014 में तो सोना था 28,000 रुपया प्रति तोला, आज है करीब 74-73। अराउंड 70 के आसपास पहुंच रहा है। ये बहुत दिक्कत वाली बात मोदी जी ने है। एक बात और कही थी कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का नेता गिरता है और प्रधानमंत्री गिरता है। मोदी जी के वादे जो है उन्हीं पे उल्टे पड़ रहे हैं। उनके वादे तो 2 करोड़ रोजगार के थे। अब एक बात बताओ, इनकम इनक्वालिटी की अगर हम बात करें, हमारे देश में इनकम इनक्वालिटी की मतलब एक इंसान की तनख्वाह इतनी कम है और एक इंसान की बहुत ही ज़्यादा है। ये इनक्वालिटी इंडेक्स में इस समय बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है। हम बांग्लादेश से पीछे पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान नेपाल तो छोड़ो, बांग्लादेश से नीचे जा रहे हैं। तो अब इकोनॉमिक लेवल पे अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी की बहुत भयंकर तरीके से बैंड बजी हुई है। हम कहते हैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। कौन कहता है भाई थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? अरे इकोनॉमी बनती कैसे? थोड़ा मैं जीडीपी का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। जीडीपी का बीजेपी के लोग बता देते हैं ना, नहीं, वो पागल अमित लोग हैं। पात्रा जैसे लोग। उनमें दिमाग कम है उनमें। मैं आपको जीडीपी का मतलब बता देता हूँ। जीडीपी का मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर जितना हुआ है, पूरी इकोनॉमी, पूरे देश ने कितना खर्चा किया है। खर्चा हुआ था 2023 की जो हमारी जीडीपी है वो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर की। 5 ट्रिलियन करेंगे ना वो तो। नहीं 5 ट्रिलियन हो नहीं पाया, वादा किया था पर हो नहीं पाया। तो जीडीपी लार्जेस्ट कैसे बनती है किसी देश की? अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है लोगों की तो सीधी सी बात है भाई जीडीपी हाई हो जाएगी, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, सीधी सी बात है। और जनसंख्या के मामले में तो अब हम चाइना से भी आगे निकल चुके हैं। तो जो हमारी जीडीपी होनी चाहिए वो चाइना से भी आगे होनी चाहिए ना। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों? हमें तो फर्स्ट पे होना चाहिए। लेकिन अविनाश जी, मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है, 82 करोड़ लोगों को फ्री नाश दे रहे हैं देखो, और देखो फ्री इंजेक्शन लगवाए उन्होंने कोविड में। इस पे मेरे बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू है और इस पे मैं उन्हें बहुत अच्छे से पछाड़ सकता हूँ। हालांकि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, पहले एक बात बता रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मोदी सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। 80 करोड़ राशन देने का मतलब क्या है? 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और 2011 का सेंसस ये कहता है कि 25% लोग उसके नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे। 2011 का सेंसस ये कहता है। दे रहे हैं ये। नहीं, मेरी बात तो सुनो। तो 25% लोग अगर 2011 में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो अब मैं मान के चलता हूँ 120 करोड़ उस समय जनसंख्या रही होगी। 120 करोड़ का 25% हो जाता है 30 करोड़। तो उस समय 30 करोड़ लोग थे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे। आज तुमने बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे 80 करोड़ लोगों को डाल दिया। तो इससे आप साबित क्या करना चाह रहे हो कि हमारा देश नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? क्यों आपको फ्री राशन देने की जरूरत पड़ रही है? मोदी सरकार के नुमाइंदे तो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो है 25 करोड़ जो गरीब हैं वो उठा दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं। बीपीएल की जो रेखा है, इनके डेटे आधा से ज़्यादा नकली डेटा है। मैंने बहुत स्टडी किया इनके डाटा पे और इनके डाटा में कोई सच्चाई नहीं है। ये कहते हैं 10% से हमने गरीबी नीचे कर दी, बिलो पॉवर्टी लाइन का 10% नीचे कर दिया। अरे भाई पहले 25% था बिलो पॉवर्टी लाइन में, आज तुम 80 करोड़ कह रहे हो। तो 80 करोड़ मान लो 150 करोड़ जनसंख्या है तो 80 करोड़ तो 50% से भी ऊपर हो गया। तो मतलब हमारे देश के 50% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं। ये डेटा आप दे रहे हो, क्या ये अच्छी बात है? आपको पता है इकोनॉमिक टाइम्स का मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ डेली और मैं हिंदू का भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मेरे को इतना पता है कि इस समय 25% लोगों की 25,000 से कम इनकम है 90% लोगों की हमारे देश में। समझो कितना बड़ा डेटा है। हमारे देश में 90% लोग 25,000 से कम कमाते हैं। तो क्या देश, जिस देश के वासी गरीब है वो देश कभी अमीर हो ही नहीं सकता और वो कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने जो है दुनिया में डंका बजा दिया है अपने इंडिया का। डंका नहीं बजाए। G20 वीटेंड, अरे भाई G20 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर किसी के देश में होस्ट होना था यार। तो हमारे देश में होस्ट हो गया, इससे पहले 19 देशों में होस्ट हो चुका नमस्ते ट्रंप, उनको जेल हो गई है यौन शोषण में। सब ऐसे ही है। अभी इनके बारे में क्या बात करें, लेकिन
मतलब उतना डेवलपमेंट जितना मैंने कह रहे एक्सपेक्ट। हैं, इंडिया को पूरी दुनिया में जना दिया है, बीजेपी के लोग कहते हैं। पहले कोई नहीं जानता था। और वो जो कंगना रनौत तो ये कहते हैं कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है। देखो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब ये जो बात लेके आई गई थी ना कि अब इंडिया की हर कोई सुनता है, इंडिया को हर कोई जानता है, वही वाली कहावत कि मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है। तो मीडिया कैसे काम कर रही है? आप तो टीवी देखते होंगे। मैं टीवी नहीं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मेरा अच्छा, टीवी से भरोसा उठ गया। टीवी नहीं देखते? कब छोड़ा देखना? न्यूज़ चैनल जब से बिका है तब से मैंने देखना छोड़ दिया। सब लोग यही कहते हैं, क्या मीडिया सही से काम नहीं कर रही है देश में? बिल्कुल नहीं कर रही। अंजना ओम कश्यप को देख लो, जबरदस्ती चिल्लाती रही, पूरी बिकी हुई है। अंजना ओम कश्यप हो गया, जितनी रिपोर्टर आज तक की सब के सब पैसा खा के बैठे हैं। आज तक एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी तक बिक गया है। पहले एनडीटीवी अनबायस्ड हुआ करता था, लेकिन एनडीटीवी भी बिका हुआ है, सारे बिके हुए हैं। अर्नब गोस्वामी, दुनिया भर के जितने रिपोर्टर सब नकली है। हमारे ये भाई साहब असली है। मोदी जी कहते हैं कि हमारे साथ ये युवाओं का देश है, करीब 65% पॉपुलेशन युवाओं की है, तो मोदी जी के साथ है युवा। क्या सच्चाई है इसमें? मैं तो नहीं हूँ, बाकियों का तो मैं क्या। रोजगार नहीं मिल रहा देश में। बिल्कुल नहीं मिल रहा। मैंने क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इतनी वैकेंट है पोस्ट, कोई जॉब्स नहीं आ रही। जॉब्स आ रही है तो पेपर पेपर लीक हो जाते हैं यूपी में, स्पेशली वहाँ डबल इंजन की सरकार है। पेपर लीक हो जा रहा है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है यार। अब इसके बारे में हम जितनी निंदा करें उतनी कम है। बहुत निंदा हो सकती है, लेकिन क्या करें। अब लोगों को तो भक्ति ज़्यादा करनी है मोदी साहब की, करो भक्ति। लेकिन मैं चाहता था कि इस साल राहुल गांधी को एक मौका मिले, क्योंकि उस आदमी में मैंने देखा जो पिछले, अगर आप Guts हैं उसके अंदर। एक साल में देखो, उसने इतने रियल इंटरव्यूज़ किए और एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके किया। उससे जो सवाल पूछा जा रहा है एकदम अच्छा दे रहा है। क्या आप उसके एजुकेशन के बारे में जानते हो? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पप्पू बोलते हैं उनको तो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफन से वो इंसान ग्रेजुएटेड है। मोदी जी पीजी करे हुए हैं, एमए पास है मोदी जी। अरे बीए एमए किया हुआ है तो कोई जी, बहुत उसे- बड़ी चीज़ थोड़ी ना है वो, नॉट अ बिग थिंग। हार्वर्ड जैसे कॉलेज से अगर कोई ग्रेजुएट होकर आ रहा है तो उसकी बहुत वैल्यू। यहाँ से इंसान यूपीएससी क्लियर करने के बाद, डीएम बन जाने के बाद तक जाते हैं हार्वर्ड ग्रेजुएट होने। समझ रहे हो? तो बहुत बड़ी चीज़ है हार्वर्ड से ग्रेजुएट लोग होना। कहते तो हैं मोदी का कोई विकल्प नहीं है देश में। एक्चुअली ना जो उनकी इमेज है, मैं राहुल गांधी का कोई सपोर्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता था इस बार उनको मौका मिले। लेकिन जो उनकी इमेज है, उनको बड़ा परेशान किया गया इमेज को। उनकी पप्पू घोषित किया गया। पप्पू घोषित कर दिया गया, दुनिया भर के उनके मेमे बना दिए गए, उल्टी सीधी Artificial वीडियो, काम वो तो। हाँ उल्टी सीधी वीडियो एडिट करके डाल दी गई जो वो है भी नहीं। तो ये चीज़ें बहुत गलत हुई है उनके साथ। लेकिन मैं मानता हूँ, बट स्टिल एक साल में भारत जोड़ो यात्रा, दुनियादारी, ये सब उन्होंने बहुत एकदम हिम्मत वाला काम किया है। और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उनकी वजह से और उनके गठबंधन की वजह से आज वो काफ़ी टक्कर पे आ गया। अब कोई भी ऐसा वैसा कानून, आलतू फालतू कानून, मतलब अब कंट्रोल कर दिया मोदी सरकार को। अब पार्लियामेंट में कोई भी आलतू फालतू कानून पास नहीं हो सकता। मोदी जो चाहेगा वो पास नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के भी काफ़ी बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि 235 आई थिंक अब तो इंडिया अलायंस के है। तो कोई भी ऐसा वैसा लॉ पास नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी मेजोरिटी अब इनकी भी है। मतलब लोकतंत्र जिंदा होगा देश में। लोकतंत्र अब जिंदा है, ऐसा मैं मानता हूँ कि अब वो पहले वाला हाल नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि इस साल मोदी सरकार अच्छा करेगी, और मुझे भी उम्मीदें हैं। ठीक है, रोजगार मिलेगा। बिल्कुल रोजगार मैं चाहता हूँ मिले। अच्छा, एक सवाल हम भूल गए आपसे, जो अग्निवीर स्कीम है उसको कैसे देखते हैं आप? अग्निवीर स्कीम एक बहुत ही बेकार स्कीम है, उसका मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अग्निवीर स्कीम का कोई मतलब नहीं है। इंसान अपने 4 साल दे देने के बाद, अपने 4 साल जोखिम में डालने के बाद, और फिर अगर आप सोचते हो कि वो कुछ कर पाए आगे वापस पीछे निकल नहीं के, बढ़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि वो बढ़िया बेटर एक स्कीम है। बट ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, आपने मेरा इंटरव्यू लिया।